बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो सबसे पहले ये एतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि मुल्क का सदर कैसे मुंतखब होगा, मुल्क का सदर कौन होगा, उसको चुनने का तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें सियासी जमातों का क्या किरदार होगा और पाकिस्तान का फिर सदारती निज़ाम उसकी शक्ल किस तरह की होगी। जब आप एक दफ़ा ये तय कर लेते हैं कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान की रियासत के साथ नहीं चल सकता, अब ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये सियासी माफियाज़ हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार और लुटेरे हैं, और ये अगर कायम और बाकी रहे इसी तरह इस निज़ाम के साथ, तो ये पाकिस्तान की पूरी रियासत को डुबो के रख देंगे। जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, बड़ी दो जमातों का ही नाम ले लीजिए, कम पीपल्स पार्टी और नवाब मुस्लिम लीग नून, ये सिर्फ उस वक्त तक पाकिस्तान से वफादार नज़र आती हैं जब तक इनके इक़्तिदार इनके पास है या इनको उम्मीद है कि इक़्तिदार इनको मिल जाएगा। जिस लम्हे इनको ये ख़तरा हुआ कि इनके हाथ से इक़्तिदार लिया जा रहा है, इनकी दौलत ली जा रही है और अब मज़ीद इक़्तिदार में इनका हिस्सा नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान को नाऊज़ बिल्लाह आग लगा देंगे, तोड़ने की धमकी देंगे। पाकिस्तान न खप्पे से खप्पे, और अगर 18वीं तरमीम को छुआ तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, सदारती निज़ाम नाफिज करने की बात की तो पाकिस्तान तोड़ देंगे। ये सारी बातें आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ, इन सब के मुँह से सुनने को मिली हैं। इनमें से कोई भी पाकिस्तान का वफादार नहीं है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई, जब एक मरतबा पता हो कि एक मरीज़ को कैंसर हो चुका है और वो मर रहा है, तो उस वक्त तो डॉक्टर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी दे देता है। उस वक्त तो डॉक्टर ये कहता है कि अब तो मरने वाला है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम नया तजुर्बा करें। और जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो इसकी तो पाकिस्तान और इस्लामी तारीख़ में ये चीज़ इस कदर मुस्तहकम और साबित है कि इसके लिए हमें मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर मुल्क अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना सियासी निज़ाम बनाता है। चीन ने अपना सियासी निज़ाम बनाया हुआ है, रूस ने अपना बनाया हुआ है, सऊदी अरब के पास अपना है, ईरान के पास अपना है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, सब ने, किसी ने यह नहीं कहा कि दुनिया क्या कहेगी, हम जमहूरियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चलाएं, जमहूरियत चलाएं, आमरीत चलाएं, बादशाहत चलाएं, दुनिया ने क्या कहना है, FATF लग जाएगा। ये सब बेगैरत, बेशरम, बेहया लोगों के आर्गूमेंट्स और दलीलें हैं। मर्द आज़ाद वो करता है जो उसके मुल्क और कौम के मफाद में होता है। और जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो हम मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहे, हम डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहे, हम फैशिज़म की बात नहीं कर रहे, हम एक सो कॉल्ड अवामी इस्तिस्वाब राय, अवाम की मर्ज़ी से एक सदर के इंतखाब की बात कर रहे हैं। तो फिर किसको तकलीफ़ है? तकलीफ़ वही कहा कि उसी को है, उन सियासी जमातों को है कि जिनका किरदार फिर इसमें ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में माजी में हमारे पास हुदूर रहे हैं, लेकिन वो सदारती निज़ाम नहीं थे। दो मार्शल लॉ बड़े बड़े सदर जो ज़्यादा ताकतवर गुजरे हैं, या तीन गुजरे हैं, जिनको आप कहें जनरल अयूब ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल मुशर्रफ, और सिविलियन सदर हमारे पास रहे हैं ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जैसे लोग। मगर हम वो सब के सब या मार्शल लॉ था या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, सदारती निज़ाम नहीं था। जब पाकिस्तान बना उस वक्त कायद-ए-आज़म ने भी ये बात कही थी कि मेरी कौम का जो मिजाज है इसके मुताबिक यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। हमारी कौम ग़ुलाम है, अभी तक इसकी सोच और फ़िक्र ग़ुलाम है। ये तासुब में, असबियत में, कौमियत में, लिसानियत में, फ़िरक़ावारियत में, सूबाइयत में तक़सीम है, और इनमें करप्शन और ख़यानत आम है। ऐसे में अगर आप ये जो मौजूदा सियासी निज़ाम है इसकी तमाम ख़राबियाँ आप देख चुके हैं। सेनेटर्स 50-50 करोड़ रुपया देकर सेनेटर बनते हैं। डाकू, डकैत, स्मगलर, ड्रग नारकोटिक्स डीलर्स, ये हमारे सेनेटर्स हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस करोड़ों रुपया लगा कर आते हैं, फिर वो करोड़ों रुपया लूटते हैं कौम से, चूँकि वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जो उन्होंने की होती है। और फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अगर किसी जगह पे 100 वोट हैं और सिर्फ 20 लोगों ने वोट डाले, तो जिस जमात को 8 वोट मिलते हैं वो वहाँ से इलेक्ट हो जाता है, उसका MNA और MPA, और वो क्लेम करता है कि मुल्क की अक्सरियत मेरे साथ है। यानी ये जो जहालत का निज़ाम एक बना हुआ है बेशरम, जिसमें ना कोई किसी की शराफत, किरदार, अखलाकियात, किसी की कोई चीज़, हालांकि 62 और 63 मौजूद है लेकिन कभी इस पर अमल नहीं किया जाता।
लिहाजा ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, आप देख चुके हैं कि जिस तरह करप्शन के केसेस हमारी सियासी जमातों उनके सरबराहान के ऊपर हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब आपको पसंद आए या ना पसंद आए, पाकिस्तान को अब एक नया सियासी निज़ाम चाहिए। और अगर आप मार्शल लॉ अवॉइड करना चाहते हैं या अनारकी अवॉइड करना चाहते हैं, या तो शाम और लीबिया की तरह अनारकी हो, क्योंकि उन लोगों ने, उनके हुक्मरानों ने अपनी कौम की आवाज़ नहीं सुनी, सख्ती से हुकूमत करते रहे, जबर था। वहाँ भी बादशाह थी, लेकिन वो बादशाह आमरीत थी, डिक्टेटरशिप थी। नतीजतन उनके मुल्कों में उन्हीं की कौमों ने बगावत कर दी और फिर बाहर की ताकतें शामिल हो गई, और फिर मुल्कों का, इराक़ का, शाम का, लीबिया का हाल जो आपने देखा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पूरी कौम और उसकी अशराफिया और इदारे मिलकर ही तो मुल्क का निज़ाम एक ठीक कर लें, ताकि दुश्मनों को मौका ना मिले कि हमारी सियासी जमातों और हमारे अंदर जो अफसरदा और मायूस ग्रोह हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बगावत बर्पा करें। जब हम बात करते हैं मुल्क में सदर के इंतखाब की, तो आपको उन सारी ख़राबियों का सद्देबाब करना है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के लिए गैर मुल्की ताकतों से फ़ंड्स लेती हैं, गैर मुल्की ताकतों से नेगोशिएट करती हैं, सारी जब अमरीका जाती हैं बात करती हैं कि हमें इक़्तिदार में लेकर आओ, हम तुम्हारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नवाज शरीफ इंडिया से रब्ते करता है, जरदारी अमरीका से रब्ते करता है, और ये सब उनकी मदद से, गैर मुल्की ताकतों की मदद से ये इक़्तिदार में आते हैं। तो आपने सदारती निज़ाम जो बनाना है उसकी तरीक़ाकार ही कुछ ऐसा होगा कि आप वो तमाम दरवाज़े बंद कर दें कि गैर मुल्की ताकतें या रुपया या पैसा या कौमियत या लिसानियत या असबियत या बरादरी, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकें मुल्क के सदर के इंतखाब में। नापाक और पलीत और जाहिल तरीन लोग सिर्फ इसलिए कि सियासी जमात के मेंबर होते हैं वो मुल्क के गवर्नर और वज़ीर आला लगाए जाते हैं, मुल्क के सेनेटर्स बनते हैं, सेनेट कमेटीज़ के चेयरमैन बनते हैं, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसीज़ बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं, जो अंगूठा छाप जाहिल होते हैं, गद्दार होते हैं, ख़ाइन होते हैं। चूँकि ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही यही है कि चूँकि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, लिहाजा कल कोई हज्जाम था तो आज वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बना हुआ है, कल कोई तवाइफ़ों के बाज़ार में गजरे बेचता था तो आज वज़ीर आला बना हुआ है। यानी ये इस कदर नापाक और पलीत निज़ाम जो है, जिसमें जिस शख्स को दुनिया में ना कोई कारोबार कर सकता है ना कोई काम कर सकता है, वो सियासत में आ जाता है। और ये सियासतदान ही नहीं है, हमारे सियासतबाज हैं, प्रोफेशनल जवारी। तो अब इस सारे निज़ाम को हम किस तरह दुरुस्त करें? इसीलिए बार बार जो कायद आज़म ने भी कही कि सदारती निज़ाम का तरीक़ाकार जो हम बताओ। अगला सवाल जैसे किया जाए, सदर कैसे मुंतखब करेंगे? पाकिस्तान में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये हमारा आला तरीन इदारा है मुल्क में। इसमें पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफ़वाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान इसके मेंबर होते हैं। अब चूँकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी है, लिहाजा वज़ीर आज़म भी इसके मेंबर हैं, वज़ीर आला भी इसके मेंबर होते हैं, सेनेट के चेयरमैन, ये सब। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा इदारा है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल और मिलिट्री, और इसके साथ साथ हमारे इलेक्टेड सो कॉल्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इलेक्टेड पीपल सो कॉल्ड। आपको पूरे पाकिस्तान में क्या 3 या 4 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो इस काबिल हों कि जिनको आप कह सकें कि ये रियासत पाकिस्तान के सरबराह बन सकते हैं? इनको बनना चाहिए। इनमें निगाह बुलंद है, सुगंदल नवाज है, जहाँ पुरसोज हैं, ये दलेर लोग हैं, विजडम है, फिरासत है, इनकी दीन के ऊपर और तारीख़ के ऊपर गहरी निगाह है, सोशियोलॉजी को, साइंसेस को समझते हैं, जदीद दुनिया के तकाज़ों को, जियोपॉलिटिक्स को जानते हैं। पाकिस्तान भरा हुआ है ऐसे लोगों से, मगर ये लोग सियासी जमातों में आपको नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारा आला तरीन इंटेलिजेंस के और प्रोफेशनल और डिफेंस के इदारे हैं, जो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी जिनके ज़िम्मे हैं, आप इनको टास्क करें कि मुल्क में से 4 या 5 लोग हमें ऐसे निकाल के दें। आप पूरी कौम से कहें कि जिस आदमी को आप बेहतर समझते हैं उसका नाम आप लिख के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भेज दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास 1000-2000 नाम आ जाएंगे, शायद जिस तरह हमारा मुल्क का हाल है उसमें 2 करोड़ नाम आ जाए। अब उसमें से आप सेलेक्ट करके 6 या 7 लोग निकाल लें, 5 लोग निकाल लें, 4 निकाल लें, उनका एग्रेसिव इंटरव्यूज़ हो, उनकी बैकग्राउंड चेक हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि पिछले 30-40 साल में उन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है, क्या उनमें वो सलाहियत है। उनमें आपको हो सकता है आपको उसके अंदर फ़ौजी जनरल मिले, हो सकता है आपको उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स मिले। आप पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में शानदार अफसर हैं कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को लिटरली संभाला हुआ है। गुलाम इसा खान एक मिसाल थे, वापडा के चेयरमैन थे, पहले एक नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे, फिर होते होते वापडा के चेयरमैन लगे, फिर वहाँ सेनेट के चेयरमैन लगे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लगे। मगर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के कोई 1 टके की करप्शन नहीं, जो पेट्रियट दलेर आदमी
पूरी दुनिया का प्रेशर स्टैंड लिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उसने और काम कर, इस तरह के लोग पाकिस्तान भरा हुआ है। और आप पाकिस्तान में से इस तरह के 3-4 लोगों का मुंतखब करके कौम के सामने रख दीजिए और कहिए कि अब आप इसमें से जिसको चाहें सदर मुंतखब कर ले, पूरी कौम वोट दे उनको। अब आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है वो पैसा लगाएगा, वो रुपया लगाएगा, वो बरादरी, कौमियत, ज़ात के, सूबाइयत की बुनियाद के ऊपर। अब किसी के पास आपने ये ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरे मुल्क से चुन के 3-4 आदमी लाए हैं, आपके सामने रख दिए, उसमें से आप अपना सदर मुंतखब कर लीजिए। और वो पावरफुल सदर, एक ताकतवर सदर, चूँकि जब सदर होगा तो पूरे मुल्क का सदर होगा, फिर 18वीं तरमीम वाला फ्रॉड नहीं होगा। ये जरदारी और नवाज शरीफ जैसे बदबख्तों ने ये बनाया था इसीलिए कि पाकिस्तान की फेडरेशन को कन्फेडरेशन कर दें, सूबों को मरकज़ से मजबूत कर दें और आखिर में जो मरकज़ी हुकूमत है उसका इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद कर दें। ये सारी गद्दारियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। दायरे फेडरल प्रेसिडेंट होगा, वो मजबूत मरकज़ी सदर होगा, और फिर वो सदर अपनी काबीना लेकर आए, वो बेहतरीन लोग सेलेक्ट करे, वही उन्हीं सारे लोगों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दोबारा वेट करे कि भाई जिन लोगों को सदर अपॉइंट कर रहा है, ऐसा ना हो कि अमेरिका से आप जुल्फी बुखारी ले आएँ या मोईद यूसुफ ले आएँ या बाकर रज़ा लेकर आ जाएँ, जैसे भी हुआ। आपको उसको फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वेट करेगी। जब वेट करेगी तो फिर वो डिफ़ाइन करेगी कि ये लोग इस काबिल हैं कि ये मुल्क की काबीना बन सकते हैं, मुल्क चलाने के लिए एडवाइज़र लग सकते हैं प्रेसिडेंट के। और ये टीम जो होगी, जो पूरी तरह से वेटेड होगी, नेशनलिस्ट होगी, पेट्रियट होगी, इस्लामिक होगी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, नज़रियात को फॉलो करने वाली होगी, ये टीम फिर पाकिस्तान का निज़ाम चलाए। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी लिहाज से पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी में लोगों की राय फौकियत रखती है, रिपब्लिक में आइडियोलॉजी और नज़रिया फौकियत रखता है। पाकिस्तान के आइन में पहली लाइन करारदाद मकासद की लिखी हुई है कि मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। अगर डेमोक्रेसी हो तो ये कानून बन सकता है कि मुल्क में होमोसेक्सुअलिटी और गेज और लेस्बियनिज्म और बग़ैर शादी के रहने की इजाज़त होगी, डेमोक्रेसीज़ में इजाज़त होती है। लेकिन रिपब्लिक में, जहाँ पे पहली लाइन ये लिखी हुई है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई लॉ नहीं बन सकता, वहाँ पे आप ऐसे कवानीन बना ही नहीं सकते। पार्लियामेंट पाकिस्तान में सुप्रीम नहीं है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। अब वो अमल ना करे पार्लियामेंट, चूँकि जैसे बाकी चीज़ों पे अमल नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली भी, कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान रिपब्लिक है। और रिपब्लिक जब आप बनाते हैं, और रिपब्लिक भी इस्लामिक रिपब्लिक है, इसका मतलब है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। तो जो मुल्क का सदर आप लेकर आएंगे, वो डिक्टेटर इसलिए नहीं बन सकता कि उसको भी कुरान और सुन्नत के मातहत रहना है। वो मार्शल लॉ डिक्टेटर और आमिर इसलिए नहीं बन सकता, वो हाफिज़ुल असद या सद्दाम हुसैन या कज़ाफ़ी की तरह सफ़ाक जालिम इसलिए नहीं बन सकता कि वो बास पार्टी, सेकुलर कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे। और जो पाकिस्तान का सरबरा होगा वो कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाला होगा, वो 62 और 63 को पूरा करने वाला होगा। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पहली लाइन जो पाकिस्तानी रिपब्लिक की फंडामेंटल बेडरॉक है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, इसके तहत काम करेगा। तो रियासत पाकिस्तान का ये मॉडल, ये खिलाफत के भी नज़दीक है। खिलाफत में भी यही मॉडल था। सैयदना उमर ने 6 आदमियों की टीम बनाई थी और साहबा से कहा था किसी एक को खलीफा बना लो, उसमें से सैयदना उस्मान को चुन लिया गया। आप यही तरीक़ा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ईरान में इससे मिलता जुलता एक तरीक़ा है, वहाँ भी यही होता है कि एक स्पेशल उनकी राहबर कमेटी है, वो चंद लोगों के नाम देती है और पूरी फिर उसके जो राहबर हैं वो अप्रूव करते हैं, फिर पूरी कौम उसमें से वोट दे के किसी को सेलेक्ट कर लेती है। और वहाँ पावर डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं, रहबर के पास कुछ पावर्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, मसाजिद हैं, आइडियोलॉजी है, ये रहबर के पास है, मुल्क की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रेसिडेंट के पास है। उन्होंने अपना निज़ाम बना लिया, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना निज़ाम बना लें। क्या हम इतने मफलूज हैं, फालिज शुदा हैं, ग़ुलाम जहनीत है? कायद आज़म ने फरमाया था मेरी कौम आज़ाद हो गई है, लेकिन इसको पता नहीं है कि यह आज़ाद है, ये अभी तक इसके जहन ग़ुलाम है। जब इसको यह एहसास होगा कि यह आज़ाद है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको बुलंदियों तक छूने से रोक नहीं सकती। हमारा अलमिया यही है। मैं पाकिस्तान के जिस पॉलिसी साज से बात करता हूँ, जब उनको मैं कोई मशवरा देता हूँ, चाहे अफ़गानिस्तान पॉलिसी हो, चाहे इंडिया पॉलिसी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली, उनका पहला सवाल ये होता है अमेरिका क्या कहेगा। इसी से अंदाज़ा कर लें कि किस कदर शिकस्त खुर्दा, किस कदर ज़िल्लत-आमेज़ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं ये, और ये कभी आपको इज़्ज़त नहीं दिलवा सकेंगे। तो पाकिस्तान को
अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया, कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान तो बहुत बड़े वजूद हैं, आप अगर मिनिमम क्राइटेरिया भी हमारी फौरी तारीख में से निकालना चाहें तो यार अगर ग़ुलाम इसाक़ खान भी आपको मिल जाए तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको अब उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाना है। मुल्क के दुनिया में तब्दीलियाँ जिस तरह आ रही हैं, पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर्स हैं इस वक्त। आप चाइना के जी को देखिए, सारी उम्र ताहयात प्रेसिडेंट बन चुका है वो, चीन को कहाँ ले गया वो। आप पुतिन को देखिए, तबाह बर्बाद हो चुका था, सोवियत यूनियन तबाह हो गया था। तो रूस की बची कुची ढांचा जो था उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने मिलकर अपने KGB चीफ को, जो उनका ISI का चीफ था पुतिन, उसको सदर बना दिया। एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट जो रूसी आइडियोलॉजी पर यकीन रखता था, उसने 20 साल के अंदर रूस को कहाँ पहुँचा दिया। आज पूरी दुनिया के आलमी ताकतों में दोबारा रूस खड़ा हुआ, दोबारा सोवियत यूनियन की तरह अपने आप को फैला रहा है, सिर्फ इसलिए कि 20 साल से पुतिन, और उसको ताकत में अवाम लेकर नहीं आई थी, उसको ताकत में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज लेकर आई थी, नेशनलिस्ट पेट्रियट्स, रशियन पेट्रियट्स। मगर पुतिन अपनी कौम के साथ भी अच्छा है और रूस के तमाम दुनिया में मफादात को भी फैला रहा है। आप टर्की में अर्दोगान को देखिए, वहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप थी, उसने निज़ाम चेंज किया, काम इतना अच्छा किया, लोगों ने इलेक्ट किया, उन्होंने अपना सिस्टम चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे चले गए। आपकी फौरी मिसाल आपके सामने तुर्की की है कि प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान से वो प्रेसिडेंट अर्दोगान हो गए और ताकतें अपने हाथ में ले ली। ये पूरी इंडिया में मोदी को देखें आप, उसने गो के बेवकूफ़ और जाहिल आदमी चाय वाला था, उसने तो अपनी कौम का बेड़ा गर्क किया। लेकिन एक अच्छा हुक्मरान अपनी कौम का भी ध्यान करता है और अपने कौमी और मुल्की और उम्मत के मफादात का भी ध्यान करता है। और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो यही था, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अब ये काम जरदारी और बिलावल और हमजा और शहबाज और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और इन 2 टके के 2 नंबरियों से नहीं लिया जाएगा। फॉर गॉड सेक, पाकिस्तानी कौम, तुम लोगों के दिमाग ख़राब हो गए। एक जानते बूझते उस जमहूरियत के बुत को पूजना चाहते हो जिसकी लाश अब सिर्फ बदबूदार ताफुन दे रही है, जिसको घसीटते हुए सिर्फ दफन करने की ज़रूरत है। अगर आप इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे खुद से, पाकिस्तान के रियासती इदारे अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तो आपका हाल इराक़, लिबिया और शाम जैसा होगा, जहाँ सद्दाम भी 30-40 साल से बैठा था, हाफिज़ुल असद भी बैठा था, कज़ाफ़ी भी 40 साल से था, और ना उसने अपना निज़ाम ठीक किया, ना अपना कोई जानशीन तैयार किया, ना कोई सिस्टम बनाया। प्लानिंग उनकी यही थी कि हम क़यामत तक बैठे रहेंगे। नतीजा पर क्या हुआ? एक फांसी लटका दिया गया, एक को रेगिस्तान में कत्ल कर दिया गया, तीसरा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर बैठा। तो ये सब न करें पाकिस्तान के साथ। जो ख़तरात हैं हमारे अतराफ़ में, उसका तकाज़ा है कि मैं मजबूत मरकज़ी हुकूमत फ़ौरी तौर पर चाहिए। ये काम फ़ौज करे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करे, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी करे, अदलिया करे, प्राइम मिनिस्टर हिम्मत करे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्लियामेंट नहीं करेगी। ये लोग अगर जिस दिन इनको पता लगा कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ रहा है, ये पाकिस्तान को आग लगा देंगे, क्योंकि फिर इनके पास न ताकत होगी न लूट मार का तरीका, बल्कि इनको तो एहतसाब का खौफ होगा, जेन्युइन एहतसाब होगा। फिर वो एहतसाब नहीं जो लाहौर हाई कोर्ट आजकल करती। तो ये जब आप बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आदमी कहाँ से लाएंगे, क्या 22 करोड़ में आपको 4 पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे ऐसे? क्या हम इस काबिल नहीं है पूरी कौम के हम 4 अच्छे लोगों को ऊपर ला सकें और कौम से कहें कि इनमें से किसी एक को सदर बना लो, और वो अपनी टीम लेकर आए, उसके बाद बेहतरीन पाकिस्तानियों के आपको मुश्किल से 30-40 पाकिस्तानी चाहिए पूरा मुल्क चलाने के लिए, सिर्फ 30-40 पाकिस्तानी चाहिए, 10-12 वजीर, चंद गवर्नर्स, दैट्स इट। अच्छे आर्मी चीफ, अच्छा चीफ जस्टिस, अच्छे ब्यूरोक्रेसी से चंद 30-40-50 टॉप सेक्रेटरीज सियासी निज़ाम को चलाने के लिए, आपके मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। आपको 100-150 लोग अच्छे मिल जाएं, क्या 22 करोड़ में 100 नहीं है? लेकिन वो ऊपर लाए नहीं जाते। ब्यूरोक्रेसी में भी वही लोग आते हैं जो सियासी जमातें जिनको लेकर आती हैं ताकि वो उनकी करप्शन को सपोर्ट करें। जजेस उन लोगों को लगाया जाता है जो सियासी जमातों के वफादार होते हैं ताकि उनको रिलीफ दें, जैसे अभी नवाज शरीफ और जरदारी को रिलीफ मिल रहा है। तो आपको इस निज़ाम को तब्दील करना है, जिसके हाथ में ताकत है वही तब्दील कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर आज कर सकते, रेफरेंडम करवाएं मुल्क में, लोगों से पूछें कि जी आप सदारती निज़ाम पे जाना चाहते हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत हो गई है, लगाएं इमरजेंसी। पाकिस्तान के अंदर जजेस भी करप्ट हो चुके हैं, लिहाजा जुडिशरी पे एतबार नहीं है कौम को, हो सकता नहीं। लिहाजा अब सिर्फ आखिरी एक लास्ट रिजॉर्ट उम्मीद रह जाती है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पे एयरफोर्स चीफ भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, नेवल चीफ भी हैं, DGISI भी हैं, DGMI भी हैं, DGIB भी हैं, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इदारे हैं, हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। उसमें आप चलें अदलिया के नुमाइंदे शामिल कर लें, उसमें आप माशरे में से चंद एक लोगों को शामिल कर लें, हमारी जो किसान हैं और हमारे जो
ट्रेडर्स हैं और हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस के एक अच्छी टीम बना लें जो मुल्क के बड़े फ़ैसले करने के लिए जिनसे आप राय लें, मशवरे लें, जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। अब ये लोग किसी सियासी जमात के तो नहीं हैं जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, DGI है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी 11-12 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके हेड्स को सब मिलकर एक फ़ैसला करें कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए, जैसे रूस में उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने पुतिन को लाया था, हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? तलाश करें पूरे पाकिस्तान में सर्विंग और रिटायर्ड में आपको कौन से अच्छे लोग मिलते हैं जिनको ड्यूटी दी जा सकती। कोई टीम बनाए 30-40 लोगों की एंड लेट देम वर्क, और 3-4-5 साल के लिए पाकिस्तान को स्टेबल कर लेंगे वो। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, किया जा सकता है करना चाहें तो, नहीं करेंगे तो फिर हलाकू खान की तलवार आके सब साफ़ कर देगी, और जो धुआं उठेगा उस धुएं में से जो खड़ा हो जाएगा फिर वही पाकिस्तान को ठीक करेगा। इस पाकिस्तान की अल्लाह खैर करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत सख्त वक्त आने वाला है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों, अशराफिया, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर जो फ़ैसला करने वाले हैं, उनसे मैं कहता हूँ वक्त ना ज़ाया करें। अल्लाह क़यामत तक आपको ये मौका नहीं देगा। द लिटिल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव, ये इंडेफिनेट नहीं है, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा जल्दी। उसके बाद आप फ़ैसले नहीं करेंगे, फिर आपके लिए फ़ैसले किए जाएंगे, और अल्लाह जिस तलवार को चाहेगा इस्तेमाल करेगा, आपके लिए फ़ैसला करेगा, चाहे वो अंदर के खाना जंगी हो, नाउज़ुबिल्लाह, या दुश्मन की इन्वेजन हो, हलाकू खान हो, चंगेज़ हो, तैमूर हो। तो पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफाद का नहीं। ये पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल की इमानत है जो आपको दी गई है। ख़यानत बंद करें इसके साथ। आप सब ख़यानत कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ, इसका हिसाब लिया जाएगा आपसे दुनिया में भी और आखिरत में भी, और सईद रसूलुल्लाह के आगे रुसवा होंगे आप सब, जिनके हाथ में आज इख्तियार है लेकिन पाकिस्तान के साथ ख़यानत कर रहे हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सईद रसूलुल्लाह की इस इमानत की हिफाजत कर सकें। इंशाअल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।